पहले अध्याय में हमने देखा कि ग्रे कुछ कवच चुरा लाया, अपने घोड़े टेंडोस को बुलाया और चालाक बिल्ली की मदद से एक आवारा योद्धा बन गया। अब कहानी आगे बढ़ रही है, एक लिच की यात्रा जो एंजल, प्रेत, पिशाच, असुर का साथ पाकर महानतम योद्धा बनने की राह पर है। चलो कहानी शुरू करते हैं। लेडी एरेने के निर्देशानुसार उसके निजी अंगरक्षक और नाइट हॉर्स को आगामी द्वंद्व के लिए भाड़े के सैनिकों को भर्ती करने भेजा गया। ये द्वंद्व पोर्ट हेमलेट के काउंट कैस्पर और बेचर के उत्तराधिकारी एर्ने के बीच होना था। ग्रे भी उन्हीं भाड़े के सैनिकों में शामिल था। सभी सैनिकों को अस्थायी रूप से नाइट का दर्जा दिया गया ताकि वे टूर्नामेंट में हिस्सा ले सकें। टूर्नामेंट घुड़सवारी और पैदल सेना के बीच बारी बारी से होने वाली लड़ाई थी। शर्त यह थी कि अगर काउंट कैस्पर हार गया तो उसकी पूरी सेना एरेने को सौंपनी होगी, लेकिन अगर एरेने हार गई तो उसे कैस्पर के बेटे से विवाह करना होगा। 20 नाइट लेकर आई एरेने के सामने कैस्पर की 100 से अधिक नाइटों की सेना खड़ी थी। युद्ध शुरू हुआ। एरेने पहला और दूसरा दौर आसानी से जीत लिया, इसे लेकिन तीसरा दौर हार गई। उसका असली मकसद अपने श्रेष्ठ योद्धाओं को बचाए रखना था। वह चाहती थी कि भाड़े के सैनिक कैस्पर के योद्धाओं को थका दें ताकि उसके बचे हुए नाइट अंत में लड़ाई खत्म कर सकें। शाम होते ही भाड़े के सैनिकों को मैदान में बुलाया गया। होरस ने समूह को इकट्ठा किया। इसी भीड़ में से ग्रे आगे आया। उसकी आंखों में ठंडी चमक थी। उसने स्थायी नाइट का दर्जा मांगा। उसकी मांग सुनकर होरस क्रोधित हो गया, लेकिन उससे पहले एरेने ने प्रस्ताव रखा। अगर ग्रे 50 योद्धाओं को हरा दे तो उसे स्थायी नाइट का दर्जा दिया जाएगा। एरेने ने सोचा कि यह नामुमकिन है, लेकिन ग्रे ने बिना किसी झिझक के चुनौती स्वीकार कर ली। युद्ध के मैदान में पाज, एक भाड़े का सैनिक, पहले से लड़ रहा था। उसने 5 नाइट को हरा दिया था, लेकिन उसका छठा प्रतिद्वंदी एक भारी भरकम कवच पहने दिग्गज योद्धा था। पाज ने हिम्मत जुटाई और वार करने लगा। एक भीषण वार और उसकी पसलियां टूट गई, साथ उसकी तलवार भी टूट गई। अब पाज के पास केवल एक मौका था। उसने दिग्गज योद्धा की आंखों पर वार किया, उसे अंधा कर दिया और टूटी तलवार से उसकी गर्दन पर वार कर उसे मार गिराया। शाम डलते डलते एरेने के पास केवल 6 नाइट बचे थे, जबकि कैस्पर के पास अब भी 61 योद्धा थे। दूसरी ओर ग्रे चुपचाप अपनी तलवार तैयार कर रहा था। होरस ने ग्रे के बारे में पूछताछ की, जो बड़ी शान से दावा कर रहा था कि वह आसानी से 50 नाइटों को हरा सकता है। लेकिन इससे पहले कि कोई जवाब देता, उन पर एक विशाल छाया आ पड़ी। जब सबने देखा तो उनके सामने एक भारी लोहे का फाटक था, जिसे ग्रे तलवार की तरह अपने कंधे पर उठाए हुए था। यह दृश्य देखकर पाज और होरस दोनों अवाक रह गए। ऐसी अपार शक्ति! कोई इंसान इतना भारी फाटक कैसे उठा सकता है? दूर से काउंट कैस्पर भी यह देख रहा था। वह ग्रे की ताकत से स्तब्ध था, लेकिन साथ ही गुस्से से तिलमिला उठा, क्योंकि यह फाटक उसी के महल का था। लेडी एरेने ने यह नज़ारा देखकर मन ही मन खुशी महसूस की। उसे लगा कि अब उसकी जीत तय है। ग्रे धीरे धीरे फाटक घसीटते हुए आगे बढ़ा। फाटक की धातु धरती पर रगड़ खा रही थी, जिससे एक भयानक खड़खड़ाहट गूंज रही थी। उसने ठंडी आवाज में पूछा, कितने नाइट बचे हैं? पाज ने घबराते हुए जवाब दिया, 50 से ज्यादा। अगला दौर शुरू हुआ। ग्रे के सामने आते ही पहला नाइट बिना लड़े ही हथियार डालकर भाग गया, और उसके पीछे कई और नाइटों ने भी ऐसा ही किया। कोई भी उस योद्धा से लड़ना नहीं चाहता था, जो तलवार की जगह एक लोहे का फाटक उठाए हुए था। काउंट कैस्पर के चेहरे पर गुस्से की लाली छा गई। उसने एक नई चाल चली। अगर तलवार की लड़ाई नहीं हो सकती तो अगला दौर घुड़सवारी से होगा। एरने ने तुरंत आपत्ति जताई, यह समझौते के खिलाफ है। कैस्पर मुस्कुराया, अगर मेरे नाइट मैदान में उतरेंगे ही नहीं तो यह लड़ाई कभी खत्म नहीं होगी। एरने कुछ कह पाती उससे पहले ग्रे ने आगे बढ़कर स्वीकार कर लिया, मैं सहमत हूं, लेकिन सारे 50 नाइटों को एक साथ भेजो। पूरा मैदान स्तब्ध रह गया। हॉर्स, पाज और एरेने की आंखों में अविश्वास था। एक अकेला योद्धा 50 नाइटों से कैसे लड़ सकता है? लेकिन कैस्पर खुश था। उसे यकीन था कि ग्रे ने अपनी मौत खुद चुन ली है। एरेने ने गहरी सांस ली और ग्रे के कंधे पर हाथ रखा। मैं अपने नाइट पर भरोसा करती हूँ, भाग्य तुम्हारे साथ हो। ग्रे फाटक पर चढ़ गया, जैसे कोई राजा अपने सिंहासन पर बैठा हो। उसने 2 उंगलियों से सीटी बजाई। दूर क्षितिज पर चांदनी में चमकता टेंडोस सर पर दौड़ता हुआ आया। उसकी सफेद अयाल हवा में लहरा रही थी और उसकी आंखों में चंद्रमा की चमक थी। ग्रे ने छलांग लगाई और टेंडोस की पीठ पर जा बैठा। कैस्पर के 50 नाइट अपनी तलवारें चमकाते हुए घोड़ों पर सवार होकर आगे बढ़े। उनका सेनापति चिल्लाया, सभी अपने स्थान पर रहो, आक्रमण! ग्रे ने अपनी आंखें बंद की और धीरे से लिच मंत्र फूंका। उसकी काली जादुई ऊर्जा टेंडोस में बहने लगी। टेंडोस के हर खूर की टक्कर से छटकों की लहरें उठ रही थीं। हर भाला जो टेंडोस को छूता चूर चूर हो जाता। टेंडोस युद्धभूमि पर मौत का दूत बनकर दौड़ रहा था।
जब धूल थमी तो मैदान पर पचासों नाइट जमीन पर बिखरे पड़े थे। चांद की हल्की रोशनी में एरेने खुद ग्रे के पास आई। उसने अपने हाथों से एक रजत तलवार ग्रे को भेंट की और कहा, आज से तुम कहलाओगे ग्रे सिल्वर मून नाइट। ग्रे की जीत ने महल में हलचल मचा दी थी। कुछ लोग उसकी ताकत पर खुश थे तो कुछ गुस्से में थे, शायद इसलिए कि उन्होंने कैस्पर की जीत पर दाम लगाया था और अब सब हार गए थे। अगले दिन सुबह शहर के आम लोग महल के नीचे इकट्ठा हो गए। ऊपर महल की छत से सोने के सिक्के बरस रहे थे। यह अजीब नज़ारा देख हर कोई हैरान था। सिक्के फेंकने वाला और कोई नहीं, बल्कि ग्रे था। उसने यह सब इसलिए किया क्योंकि एक पुरानी किताब में उसने पढ़ा था कि गरीबों की मदद करना नाइट का कर्तव्य होता है। किताब ही उसने कैस्पर के खजाने से चुरा ली थी, यह सोचकर कि बिना नाम की चीज़ किसी की नहीं होती। लेडी एरेने के वफादार नाइट्स एबी रॉबर्ट्स और होर्स को शुरू से ही ग्रे पर शक था। वे उसके अतीत के बारे में कुछ नहीं जानते थे और डरते थे कि कहीं राजा ने ही उसे जासूस बनाकर ना भेजा हो। लेकिन एरेने ने उनकी आशंका को सिरे से खारिज कर दिया। उसने बस एक ही बात कही, अगर ग्रे मुझे मारने आया होता तो मैं अब तक मर चुकी होती। महल की छत पर ग्रे और कैस्पर सिक्कों पर बहस कर रहे थे। ग्रे का कहना था कि सिक्कों पर कोई नाम नहीं लिखा तो वे किसी के नहीं हो सकते। एरेने ने इस मौके का फायदा उठाया। उसने कैस्पर को याद दिलाया कि अगर दस्तावेज पर हस्ताक्षर नहीं हुए तो ग्रे अगली बार महल से कोई और बहुमूल्य चीज ले सकता है, शायद उसका सिर। कैस्पर ने पसीना पोंछते हुए तुरंत हस्ताक्षर कर दिए। लौटते समय एरेने ने कैस्पर के 1000 सैनिकों को अपने साथ ले लिया, लेकिन सफर के दौरान एबी रॉबर्ट्स और होरस फिर से उसके सामने आए। वे चिंतित थे कि अगर दोनों संदेशवाहक बनकर दूसरे काउंट के पास चले गए तो एरेने की सुरक्षा कौन करेगा। एरेने ने ठंडे स्वर में जवाब दिया कि अगर ग्रे उसे मारना चाहता तो वे दोनों उसे रोक भी नहीं सकते थे। तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। एरेने ने ग्रे को अपनी निजी सुरक्षा में नियुक्त किया, लेकिन ग्रे खुद ही इस काम के मायने नहीं समझ पाया। गार्डिंग क्या होती है? एरेने को पहली बार लगा कि यह आदमी सच में किसी और दुनिया से आया है। उसकी टिमटिमाती आंखों में झांकते हुए उसने पूछा, तुम किसी और देश से हो, या शायद इंसान भी नहीं? लेकिन फिर उसने खुद ही यह सवाल छोड़ दिया। अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अब तुम मेरे नाइट हो। आधी रात को बिल्ली ने एक उड़ते हुए हत्यारे को देखा। हत्यारा रेवन समूह का था, एक ऐसा समूह जो उड़ने की कला में माहिर था। उनमें सबसे खतरनाक था स्पेक्टर, जो आज एरेने को मारने आया था। लेकिन जैसे ही उसने वार किया, ग्रे ने अपनी तलवार फेंककर उसे रोक दिया। स्पेक्टर ने ग्रे की ओर देखा और एक पल के लिए सिहर उठा। यह मारने की प्यास, यह किसी साधारण नाइट की नहीं थी, यह किसी महान लिच की थी। उसने अपनी तलवार से वार किया, लेकिन उसकी तलवार पहले ही टूट चुकी थी। ग्रे ने एक जोरदार थप्पड़ मारा, जिससे स्पेक्टर सीधा झाड़ियों में जा गिरा। बिल्ली ये सब देख रही थी। उसने अपनी पूंछ हिलाई और बुदबुदाई, दोनों मूर्ख हैं। सुबह ग्रे ने एरेने से पूछा कि क्या ऐसे हमले आम बात थे। एरेने ने उसे अपनी कहानी सुनाई। राजा ने एक सफेद बालों वाले लड़के को उसका सौतेला भाई घोषित किया था और उसकी विरासत छीनने की कोशिश की थी। जब से उसने इनकार किया था, हत्यारे उसके पीछे लगे थे। ग्रे ने उसकी पूरी कहानी सुनी। बिल्ली ने धीरे से पूछा, क्या तुमने सच में समझा कि उसने क्या कहा? ग्रे ने सिर हिलाया। नहीं, नहीं, लेकिन मुझे बस इतना पता है कि राजा को हराना है। सूरज उगते ही वे एरेने के राज्य की राजधानी सफेद शहर में प्रवेश कर गए। सफेरी में जश्न का माहौल था। सैनिक और आम लोग सभी लेडी एरेने की सुरक्षित वापसी से खुश थे। ग्रे की वीरता की कहानियां पहले ही पूरे शहर में फैल चुकी थीं। लोग कानाफूसी कर रहे थे कि कैसे एक अकेले योद्धा ने कास्पर के 50 शूरवीरों को पराजित कर दिया। कुछ तो यह भी कह रहे थे कि ग्रे ने एक पूरा पेड़ एक ही हाथ से उठा लिया। एरेने ने भी ये बातें सुनी और मन ही मन मुस्कुरा उठी। उसने ग्रे के लिए एक न्याच मंच माथा कवच और टेंडोस के लिए बख्तरबंसाज सामान तैयार करवाने का निश्चय किया। साथ ही अपनी विजय का जश्न मनाने और राजा के अन्याय के खिलाफ बाकी सरदारों को अपने पक्ष में करने के लिए एक छोटी सी दावत आयोजित करने का विचार भी किया। ऊपर आसमान में एक देवदूत ग्रे पर नजर रखे हुए थी, तैयार कि अगर उसने कुछ भी खतरनाक किया तो वह तुरंत वार करेगी। मगर ग्रे स्टोन समझौते के नियमों के तहत जब तक कोई मानव नहीं मरता, देवदूत किसी लिच को नुकसान नहीं पहुंचा सकते थे। रात में ग्रे को उसका नया कवच सौंपा गया। चांदनी में उसका कवच ऐसे चमक रहा था मानो कोई चांदी का योद्धा खड़ा हो। उसने बिल्ली से पूछा कि यह बॉल क्या होता है। बिल्ली ने समझाया कि यह एक नृत्य उत्सव है और उसे कुछ साधारण कदम सिखाए। थोड़ी देर बाद एक नौकरानी आई और ग्रे को एरेने के पास ले गई। एरेने ने नीले रेशमी वस्त्र पहन रखे थे। ग्रे ने उसके सौंदर्य की प्रशंसा करने की बजाय उसके वस्त्रों को देखकर कहा, यह पोशाक किसी जादूगर पर ज्यादा अच्छी लगेगी। क्या मैं इसे पहन सकता हूं? एरेने अवाक रह गई।
दावत के दौरान एरेने ने अपनी विजय की घोषणा की और अन्य सरदारों से राजा के अन्याय के खिलाफ उसका साथ देने की अपील की। ये संदेश विशेष रूप से एटवुड के शक्तिशाली और धनवान सरदार ग्रेगोरी के लिए था। एरेने ने ग्रेगोरी को नृत्य के लिए आमंत्रित किया। तभी उसके साथ खड़ी एक युवती ने ग्रे को रोक लिया और उसे नृत्य के लिए आमंत्रित कर लिया। अनमने मन से ग्रे ने सहमति दे दी। नृत्य के दौरान ग्रे बार-बार उसके पैरों पर चढ़ जाता क्योंकि उसे नृत्य करना नहीं आता था। बाद में वह उसे छत पर ले गया और उसकी टखने की चोट को अपने हाथों से ठीक कर दिया। ये देख एक युवा सरदार ने समझा कि ग्रे उसे परेशान कर रहा है और उसने सबको बुला लिया। भीड़ इकट्ठा हो गई, मगर युवती ने बताया कि ग्रे उसे परेशान नहीं कर रहा बल्कि उसका इलाज कर रहा था। इंसानों के बीच जादू करने की कला इतनी दुर्लभ थी कि शायद ही कोई इस पर विश्वास कर रहा था। अगली सुबह स्टैनिस्लॉ काउंट फेल्डर अपनी सेना के साथ शहर में आया। एरेने ने उसका स्वागत किया। फेल्डर के साथ एक बंद गाड़ी थी जिसके खिड़की और दरवाजे पूरी तरह ढंके हुए थे। जब एरेने ने गाड़ी के बारे में पूछा तो फेल्डर ने बताया कि उसमें उसका बेटा जिम्मी है, जिसे डॉक्टर ने धूप से बचाने की सलाह दी है। जिमी के सफ़ेद बाल देखकर एरेने को हल्का शक हुआ क्योंकि उसके बाल भी सफ़ेद थे। कहीं जिमी की असली पहचान कुछ और तो नहीं? फिल्डर के निजी केबिन में मैथ्यू आया, वही व्यक्ति जिसने ग्रे पर शेली को छेड़ने का झूठा आरोप लगाया था। मैथ्यू ने फिल्डर से वादा किया कि वो ग्रे को बेचर परिवार से बाहर कर देगा। अगले दिन जब ग्रे शहर में आम नागरिकों की मदद के लिए बतौर नाइट पहुंचा, तो लोगों ने उस पर टमाटर और गंदगी फेंकनी शुरू की। पूरे शहर में अफवाह थी कि ग्रे एक व्यभिचारी है जिसने शेली के साथ दुर्व्यवहार किया। कुछ बच्चों ने भी झूठा गवाही दी कि ग्रे ने अपनी बहन के साथ गलत हरकत की। आक्रोशित भीड़ को शांत करने के लिए खुद शेली को आना पड़ा। उसने सबके सामने सच्चाई उजागर की कि ये सब मैथ्यू की चाल थी। लोगों ने अपनी गलती के लिए ग्रे से माफी मांगी। दूर एक मकान की छत पर खड़ा फेल्डर ये सब देख रहा था। उसके साथ मैथ्यू भी था। फेल्डर ने मैथ्यू से कहा, तुमने जो वादा किया था वो पूरा नहीं हुआ। यह सुनकर मैथ्यू गुस्से में आ गया और शेली को बंधक बना लिया, मगर ग्रे की चालाकी से उसने शेली को सुरक्षित बचा लिया। अब पूरा शहर ग्रे की बहादुरी की सराहना कर रहा था। इसी दौरान ग्रेगरी के मेंशन में कुछ गुंडों ने घुसकर उसे अगवा कर लिया। ये गुंडे फेल्डर के भेजे हुए थे, लेकिन उन्होंने दावा किया कि एरेने ने उन्हें भेजा है। उन्होंने ग्रेगरी से एरेने का समर्थन पत्र पर हस्ताक्षर करने की मांग की, मगर ग्रेगरी ने साफ इनकार कर दिया और कहा कि एरेने ऐसा कभी नहीं कर सकती। उसने अंदाजा लगाया कि ये फेल्डर की चाल है। फेल्डर और एरेने युद्ध की तैयारियों पर चर्चा कर रहे थे। तभी एक सैनिक ने आकर सूचना दी कि फेल्डर के इलाके से एक दूत आया है। फेल्डर ने बहाना बनाया और खुद संदेश लेने चला गया, मगर एरेने को शक हो गया। उसने अपने विश्वास पात्र अब्बी रॉबर्ट को उस दूत का पीछा करने के लिए भेज दिया। जब फेल्डर वापस आया तो एरेने ने उससे सवाल किया, मैंने मार्शल लॉ लागू कर दिया है, तो तुम्हारा दूत शहर में आया कैसे? शाम के समय जब शेली ग्रे के साथ घर लौट रही थी तो उसने देखा कि उसके दादा ग्रेगरी के मेंशन की सभी बत्तियां बुझी हुई थीं और कोई गार्ड नहीं था। उसे शक हुआ कि दादा किसी खतरे में हैं। उसने एक योजना बनाई। वो अकेले अंदर जाएगी, जबकि ग्रे छुपकर उसका पीछा करेगा। मगर समस्या ये थी कि दुश्मन उसे फिर से बंधक बना सकते थे। तब ग्रे ने अपनी बिल्ली शेली के साथ भेजी और उसे एक अमलेट दिया। उसने बिल्ली को आदेश दिया कि जैसे ही खतरा बढ़े, वो अमलेट को तोड़ दे। जैसे ही शेली मेंशन में पहुंची, गुंडों ने उसे पकड़ लिया और ग्रेगरी को धमकाने लगे। तभी शेली हंसने लगी और उन्हें चिढ़ाने लगी। उसी समय बिल्ली ने अमलेट तोड़ दिया। अमलेट टूटते ही जमीन पर एक टेलीपोर्टेशन सर्कल बना और ग्रे वहां प्रकट हो गया। छोटी सी लड़ाई शुरू हुई। एक गुंडे ने ग्रे पर तलवार फेंकी, खैर लेकिन उसने चकमा देकर गुंडे को लात मारकर दूर फेंक दिया। फिर उसने अपने तलवार की पिछली तरफ से गैंग लीडर का हाथ तोड़ दिया और एक जादुई मंत्र चेन बाइंड पड़ा। सारे गुंडे जादुई जंजीरों में बंधकर जमीन पर गिर पड़े। ग्रेगरी ने पहली बार ग्रे की चमकदार जादुई ताकत देखी। उसके मन में ख्याल आया, इतनी आसानी से जादू पर नियंत्रण केवल पालाडिन्स को ही होता है। क्या एरेने का संबंध पवित्र अर्डर के पालाडिन्स से है? ग्रेगरी को पहली बार लगने लगा कि आने वाले युद्ध में किसका पक्ष लेना है, ये फैसला जल्द ही लेना। जब एरेने ने फेल्डर से पूछताछ की तो उसने स्वीकार किया कि उसने ये साजिश खुद रची थी। उसका उद्देश्य था कि ग्रेगरी परिवार की सेना को एरेने के पक्ष में लाने में मदद की जाए। एरेने ने उसकी इस चालबाजी के लिए उसे डांटा और तुरंत ग्रेगरी के स्वास्थ्य का हालचाल जानने के लिए निकल पड़ी। अब भी रॉबर्ट ने एरेने से कहा कि फेल्डर शायद राजा का जासूस है। इस पर एरेने ने जवाब दिया कि वो ये बात जानते हैं, लेकिन अगर अभी उसे सजा दी गई तो बाकी वे सभी सरदार जो उसके पक्ष में आना चाहते हैं डरकर पीछे हट सकते हैं। ग्रेगरी ने एरेने की बात को समझा और अपनी सेना को उसकी मुहिम के लिए समर्पित कर दिया।
फेल्डर को ग्रेगरी से माफ़ी मांगनी पड़ी। उसे ये सब बहुत अपमानजनक लगा। गुस्से में वह जिम्मी के कमरे में गया और कहा कि ग्रे उसके लिए बहुत ही परेशानी बन चुका है। उसने जिमी से मदद मांगी। जिमी, जो असल में एक एम्पायर था, ने उसकी मदद के लिए हामी भर दी। कुछ दिन बाद जब फेल्डर, ग्रेगरी और एरेने युद्ध योजना पर चर्चा कर रहे थे, जिम्मी वहां आया और बोला कि वह शेली और ग्रे के साथ खेलना चाहता है। एरेने ने इसे बच्चों की सामान्य ख्वाहिश समझकर अनुमति दे दी। जिम्मी दोनों को भंड हाउस में ले गया और वहां हिप्नोटाइज करने का प्रयास किया। यह जादू ग्रे पर काम नहीं किया, लेकिन शेली और उसकी बिल्ली पर असर कर गया। दोनों गहरे कोमा में चले गए। जब एरेने को शेली की हालत का पता चला तो उसने ग्रे से सफाई मांगी। ग्रे ने कहा, मुझे कुछ नहीं पता, मेरी बिल्ली भी बेहोश है। उसी समय अभी रॉबर्ट ने सूचना दी कि किसी ने काले जादू का प्रयोग किया है, जिसके कारण दोनों कोमा में हैं। यह सुनकर एरेने को विश्वास हो गया कि ग्रे भक्ति में आस्थावान है और उसे पवित्र आत्मा ने बचाया है। अब एरेने के मन में एक नया सवाल उठ गया। आखिर ग्रे की असली पहचान क्या है? चूंकि ग्रे वैम्पायर जादू से अप्रभावित था, एरिन ने उसे जिमी के साथ खेलने का आदेश दिया। ग्रे ने इस आदेश को सचमुच ले लिया। वह जिमी के घर में घुस गया और घोषणा की, अब से हर दिन मैं तुम्हारे साथ खेलूंगा। बिना किसी जवाब का इंतजार किए ग्रे ने पर्दे खोल दिए, जिससे कमरे में धूप भर गई। धूप ने जिमी को तुरंत कमजोर कर दिया और ग्रे ने उसे सूरज से बचाने के लिए कवच पहनाया और शहर में घसीट ले गया। अगले दिन ग्रे फिर से जिमी को बाहर ले जाने आया। जिमी ने मना किया, लेकिन ग्रे ने छत में एक छेद कर दिया, जिससे धूप अंदर आने लगी। जिमी के पास कोई चारा नहीं था और उसे फिर से कवच पहनकर ग्रे के साथ जाना पड़ा। शहर में घूमते हुए उनकी मुलाकात कुछ बच्चों से हुई, वही बच्चे जिन्होंने पहले ग्रे को फंसाया था। बच्चों ने माफी मांगी और कहा कि वे बड़े होकर नाइट बनना चाहते हैं। ग्रे ने क्रोजियो करना और उन्हें एक चर्च ले गया। वहां चूंकि ग्रे वैम्पायर जादू से अप्रभावित था, एरिन ने उसे जिमी के साथ खेलने का आदेश दिया। ग्रे ने इस आदेश को सचमुच ले लिया। वह जिमी के घर में घुस गया और घोषणा की, अब से हर दिन मैं तुम्हारे साथ खेलूंगा। बिना किसी जवाब का इंतजार किए ग्रे ने पर्दे खोल दिए, जिससे कमरे में धूप भर गई। धूप ने जिमी को तुरंत कमजोर कर दिया और ग्रे ने उसे सूरज से बचाने के लिए कवच पहनाया और शहर में घसीट ले गया। अगले दिन ग्रे फिर से जिमी को बाहर ले जाने आया। जिमी ने मना किया, लेकिन ग्रे ने छत में एक छेद कर दिया, जिससे धूप अंदर आने लगी। जिमी के पास कोई चारा नहीं था और उसे फिर से कवच पहनकर ग्रे के साथ जाना पड़ा। शहर में घूमते हुए उनकी मुलाकात कुछ बच्चों से हुई, वही बच्चे जिन्होंने पहले ग्रे को फंसाया था। बच्चों ने माफी मांगी और कहा कि वे बड़े होकर नाइट बनना चाहते हैं। ग्रे ने क्रोजियो करना और उन्हें एक चर्च ले गया। वहां उसने एक पुजारी को बच्चों को नाइट घोषित करने के लिए मनाया, हालांकि ये बात बेतुकी लग रही थी। इस बीच जिमी रोज धूप में निकलने से कमजोर होता जा रहा था। उसकी बहन डोरा उसके लिए दान किया हुआ खून लेकर आई। जिमी ने पूछा कि इतना कम खून क्यों है, तो डोरा ने समझाया कि ग्रे स्टोन समझौते के कारण वैम्पायर अब इंसानों को मारकर खून नहीं निकाल सकते। उसने सुझाव दिया कि अगर जिमी इस स्थिति को सहन नहीं कर सकता, तो वह राजा से एरीन की रियासत पर हमला करने के लिए कह सकती है। लेकिन जिमी ने इनकार कर दिया और कहा कि वह सहन करेगा। अगले दिन ग्रे ने अपनी शरारतें और बढ़ा दी। उसने जिमी को लड़की का कपड़ा पहनाया और उसे नए बने बच्चों के नाइट्स के लिए घोड़ा बना दिया। यह अपमान जिमी के लिए सहन करने की सीमा से बाहर था। उसने डोरा से कहा, राजा को बुलाओ, उसे एरीन की रियासत पर हमला करने के लिए कहो। अगले दिन एक संदेशवाहक आया और खबर दी कि राजा ने अपनी सेना को एरीन की रियासत की ओर बढ़ने का आदेश दिया है। उसी दिन ग्रे ने फिर कुछ ऐसा किया कि जिमी ने डोरा से कहा कि राजा से सेना की गति बढ़ाने के लिए कहे। अगले दिन संदेशवाहक ने बताया कि राजा ने अपनी सेना की गति बढ़ा दी है और अब वह व्हाइट सिटी की ओर बढ़ रहा है। फिर से ग्रे ने कुछ ऐसा किया कि जिमी ने डोरा से कहा कि राजा से और तेजी से बढ़ने के लिए कहे। डोरा ने राजा को संदेश भेजा, लेकिन राजा ने कहा कि सेना और तेज नहीं चल सकती। इसके बजाय उसने बारिश में दलदली रास्ते से जाने का फैसला किया। जब एरीन को राजा के इस अजीब रास्ते के बारे में पता चला, तो वह हैरान रह गई। बारिश में दलदली इलाके से सेना का गुजरना उनकी आपूर्ति को बाधित कर देगा। एरीन ने तुरंत 20,000 सैनिकों की सेना इकट्ठा की और उन्हें युद्ध के लिए प्रोत्साहित किया। राजा की सेना अब एरीन की रियासत से सिर्फ 2 दिन की दूरी पर थी। जब एरीन अपनी सेना को प्रोत्साहित कर रही थी, उसने देखा कि सेना में कुछ बच्चे भी थे जो नाइट के कपड़े पहने हुए थे।
जब उसने इसकी जांच की तो पता चला कि ग्रे ही वह था जो इन बच्चों को यहाँ लाया था और अब ये बच्चे भी युद्ध में भाग लेने वाले थे। एरीन को ये जानकर गुस्सा आ गया, तुमने 50 लोगों को हराया, ये सही है। लेकिन 100 का क्या? 1000 का क्या? 10,000 का क्या? जब एक पूरी सेना तुम पर टूट पड़ेगी, जब चारों ओर से भाले और तलवारें लहराएंगी, तब क्या तुम खड़े रह पाओगे? ग्रे चुप था। तब तुम बिखर जाओगे और उसके बाद ये बच्चे मारे जाएंगे। हम लड़ते हैं ताकि हमारे बच्चों को युद्ध में न उतरना पड़े। गया और उसने ग्रे को अपने कर्मों पर विचार करने का आदेश दिया। इस समय तक राजा की 40,000 सैनिकों वाली सेना नदी के एक किनारे पर थी और एरीन की सेना दूसरे किनारे पर। एरीन की योजना थी कि जब राजा की सेना नदी पार करेगी तो वे उन पर हमला करेंगे और बाढ़ के द्वार खोलकर राजा की सेना को भारी नुकसान पहुंचाएंगे। इसके अलावा ऊंचे इलाके में तैनात सैनिक नावों का उपयोग करके राजा की मुख्य सेना को चकमा देकर सीधे राजा को पकड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन क्या योजना कभी वैसे ही काम करती है जैसा हम चाहते हैं? अगले एपिसोड में आपको यह पता चलेगा और लिच के एक महान योद्धा बनने की असली कहानी इस महाकाव्य युद्ध के साथ शुरू होगी।